हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्नर इज दिव्यांका सेन और आज हम करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस टाइप के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मैंने आपको एलिमेंट्री कैनल के बारे में बताया था, एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में भी बताया था। लेकिन अगर आपको ये बातें नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अगर हम आज ये पढ़ने जा ही रहे हैं तो पूरे जोश के साथ क्यों ना पढ़े। आप सबका जोश कैसा है, कितना जोश लेवल है आपके अंदर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो क्योंकि हम बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे टिश्यूज भी होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। जब हम इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या आपको लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर है वो एकदम नॉर्मल सा होगा? नहीं होगा ना, वो भी कॉम्प्लेक्स होगा हम लोगों की तरह। तो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनल होता है और दूसरा होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स या फिर आप ऑर्गन्स भी कह सकते हो। जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सारी जो चीजें हैं ये आपके एलिमेंट्री कैनल के अंदर आती है, ठीक है। Salivary gland, liver, pancreas and the accessory glands. तो अब आपने ये सोचा होगा मैम सेलिब्री ग्लैंड्स कैसे एक्सेसरी ऑर्गन्स है, तो क्या कभी खाना उसके अंदर जाता है? नहीं जाता ना। दैट्स वाई वो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। वो हेल्प करता है डाइजेशन में, लेकिन उनके अंदर फूड कभी भी नहीं जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ और बकल कैविटी के बारे में। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका GIF दिखाना चाहूंगी। जस्ट सी क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। एक बार आप और देख लो। कुछ नोटिस किया आपने? आपने खाना खाया, दिन टीथ जो है आपके उसने उसे ब्रेक डाउन किया, आपके टंग्स भी मूव कर रहे थे और कुछ लिक्विडी सा सब्सटेंस आ रहा था। क्यों आ रहा था? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आप अपना फेवरेट फूड जो है आपका उसके बारे में सोचो तो आप सब बोलोगे हमारे मुंह में तो अभी से पानी आ गया, कोई दे रहा है हमें बना के। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? हम हमेशा उस चीज़ को, उस वाटरी सब्सटेंस को इसीलिए इमेजिन करते हैं क्योंकि जब हमारे माउथ के अंदर जब फूड जाता है तो वो जो वाटरी सब्सटेंस है ना वो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। So now let us read about mouth or buccal cavity. So the mouth has teeth and tongues. हमें पता है सबके पास एक टंग होता है और बहुत सारे टीथ होते हैं। कितने होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Salivary glands are also present in the mouth. अब सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो भी हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ही ये लिक्विड सा सब्सटेंस आता है आपके मुंह में बार बार। द टंग हैज gustatory receptors which perceive the sense of taste. अब आपने अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आई थिंक सो 5th क्लास में EVS की बुक्स में, कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। लेकिन अब इससे क्या समझ आ रहा है? बेसिकली क्या होता है, जब आप फूड पार्टिकल खाते हो तो आपके जो टीथ है ना उसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन उसका करते हैं, उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? बिकॉज डाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को एकदम छोटा सा नॉर्मल सा बना के एकदम सिंपल कर देना, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देना। अब जो टंग है ना हमारे माउथ के अंदर वो क्या करता है, वो फूड को सलाइवा के साथ अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करता है और जो टीथ है वो इन सारे जो फूड पार्टिकल्स है इसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करती है इनका, ठीक है। जिसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टीथ है वो भी 4 टाइप्स में होती है, ठीक है। इंसाइजर टीथ जो कि कट करने में हेल्प करती है, देन केनाइन टीथ जो कि टीयरिंग में हेल्प करती है और क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंसेस, जैसे कि आप बिस्किट्स वगैरह खाते हो तो उसको भी क्रैक करने में हेल्प करती है। फिर प्री मोलार्स एंड मोलार्स होते हैं हमारे अंदर। प्री मोलार्स क्या करते हैं, वो फूड को ग्राइंड करते हैं
एंड मोलार्स क्या करते हैं, वो अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं फूड का, ठीक है। सो अब आप बोलोगे मैम सेलिवरी ग्लैंड्स का क्या होगा, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, वो भी करेंगे। सो अभी हम उसके बारे में देखते हैं। सो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, वो सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। सो क्या करता है ये सलाइवा हमारे फूड के साथ, जो सलाइवा होता है ना वो फूड को स्लिपरी बनाता है, जिसकी वजह से वो जो हमारा ईसोफेगस है ना उसके अंदर इजीली मूव करके हमारे स्टमक तक पहुंचता है। और सलाइवा में एंजाइम्स भी होते हैं जिसे हम सलाइवरी अमाइलीज कहते हैं, या फिर हम उसे पेटाइलिन भी कह सकते हैं, जो कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है स्टार्च को। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर्स है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में। इस वर्ड को याद रखना। तो जो डाइजेशन है, अगर आपसे कोई पूछे कहाँ से शुरू हो जाता है, तो ये जो डाइजेशन है वो आपके माउथ में ही शुरू हो जाता है। किसकी वजह से, सलाइवरी अमाइलीज की वजह से, जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी फूड के अंदर होता है वो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है और माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा है उसको एक और बार रिकैप कर लेते हैं। सो माउथ में क्या होता है, हम फूड को इनटेक करते हैं, पूरा का पूरा फूड ही ले लेते हैं बिकॉज हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब जो टीथ है वो क्या करती है, च्यूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड्स में हेल्प करती है हमारा। फिर टंग जो है वो रोलिंग ऑफ फूड, जिसकी वजह से सलाइवा जो है वो पूरी तरीके से मिक्स हो पाता है, और फूड के टेस्ट को भी हम टंग की वजह से ही पहचान पाते हैं। उसके बाद आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, वो किस में हेल्प करता है, स्वॉलोइंग में, पुशिंग डाउन द फूड, फूड को नीचे भेजने में भी हेल्प करता है। सीक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस, उसके अंदर म्यूकस भी होता है और सलाइवा भी होता है। अब स्टार्च जो है वो सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम शुगर कहते हैं। नॉर्मल सिंपलर शुगर में थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने यहाँ तक की कहानी तो समझ ली, लेकिन मैम बस क्या फूड मुंह में ही रह जाता है, उसके बाद तो कहीं जाता होगा ना। हम हमेशा बोलते हैं ना पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ आज, तो पेट में भी तो जाना पड़ेगा ना खाने को। तो यहाँ पे आप पहले इस GIF में देखो, आप देख रहे होगे यहाँ पे एक है फेरेनिक्स, उसकी वजह से जो फूड है वो डायरेक्ट फूड पाइप में गया, ठीक है, विंड पाइप में नहीं गया। सो आप हमेशा सोचते हो कि हमारे पास ना दो दो पाइप्स होते हैं, एक विंड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। तो हमेशा जो फूड है वो फूड पाइप में ही क्यों जाता है, और विंड जो है वो विंड पाइप में ही क्यों जाती है, वो सारा होता है फेरेनिक्स की वजह से, ठीक है। अब ईसोफेगस में क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टाइप। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना कैसे मूव हो रहा है फूड पाइप आपका, देखो धीरे धीरे से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है। तो अभी हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन of muscles of the lining of alimentary canal to push the food forward। और जब ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ना, इसकी वजह से जो फूड है वो आगे जा पाता है, और आगे कहाँ जाएगा, वो स्टमक में ऑब्वियसली। सो अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन। अब कैसा होता है स्टमक, आप सोचते हो कि जो पूरा हम पहले बचपन में बोलते थे ना पूरा पेट भर गया मजे से, वो पूरा पेट नहीं होता है, थोड़ा सा ही छोटा सा होता है आपका पेट भी। हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन चर्निंग द फूड। तो अब जो इसके इतनी हाईली मस्कुलर वॉल्स होती है ना, उसकी वजह से जो फूड है वो थोड़ा डाइजेस्ट होता है। The walls of the stomach secret hydrochloric acid। अब स्टमक की वॉल्स में क्या सीक्रेट होता है, HCl, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है वहाँ पे। आप सोच सकते होगे फिर आपके स्टमक का क्या हाल होता होगा जब वो इतना रिएक्टिव, इतना खतरनाक एसिड लेके घूम रही है। अगर आप उसका एक ड्रॉप भी अपने हाथ पर डालोगे ना, आपका हाथ जल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स which may be present in the food। अब भाई इतना रिएक्टिव है, इतना डेंजरस है, सारे जर्म्स को वो मार देता है। However, it makes the medium inside the stomach as acidic। लेकिन ये और भी कुछ करता है। ये क्या करता है, जो स्टमक के अंदर का जो मीडियम है ना उसको एसिडिक बनाते हैं। क्यों बनाता है, the acidic medium is necessary for gastric enzymes to work। अब स्टमक के अंदर ना पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है, वो पहले अपने इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में। अब वो क्या कहते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बेकार सा होता है, वो आपकी ऐसी गर्लफ्रेंड की तरह जो बहुत ज़्यादा नखरे मारती हो। सो वो क्या कहते हैं, मैं तो ऐसे आऊँगी नहीं, मुझे एसिडिक नेचर चाहिए। सो उसको कौन प्रोवाइड कराता है ये एसिडिक मीडियम,
वो है हमारा प्यारा HCl, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। सो अब क्या होता है, द एंजाइम पेप्सिन सीक्रेटेड इन द स्टमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और ये जो एंजाइम है ना, ये ज़्यादा कुछ करता भी नहीं, आप सोच रहे होगे, लेकिन नहीं, ये हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। थोड़ा सा ही भले वो ब्रेक करो, लेकिन कर तो रहा है ना कुछ, आपकी तरह तो नहीं बैठा है निकम्मा। The mucus secreted by the walls of the stomach saves the inner lining of the stomach from getting damaged from hydrochloric acid. अब मैंने आपको बताया जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस होता है। अगर आप उसकी एक भी बूंद अपने हाथों पे डालोगे तो आपका पूरा हाथ जल जाएगा जहाँ पे आपने डाला है। सो अब जब वो हमारे स्टमक में इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हमारे स्टमक के वॉल्स को कुछ नहीं होता क्या? नहीं होता है। लेकिन हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग्स को कौन बचाता है? हमारा प्यारा म्यूकस, जो कि हमारा हीरो है। सो वो हमारे स्टमक की वॉल्स को बचाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे स्टमक के अंदर HCl जो है ऐसे हो रहा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसे हमारा स्टमक मूव करता है, जिसकी वजह से खाना जो है ना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है। सो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको दोबारा से समराइज करते हैं। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब वो कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस हैं? पहला तो पेप्सिन, जो कि किस में हेल्प करता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट है हमारा HCl, जो कि वहाँ का जो पूरा मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है। और दूसरा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरियाज या फिर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको भी किल करने में हेल्प करता है। देन आता है हमारा म्यूकस, जो कि हमारी इनर लाइनिंग जो स्टमक की है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब हम पढ़ेंगे लिवर, पैनक्रियास इनके बारे में, और गॉल ब्लैडर भी इन्हीं में आ जाएगा। सो नाउ यू विल थिंक, मैम ये तो एक्सेसरी ऑर्गन्स है ना, इनके बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको छोड़ो उड़ा देते हैं। नहीं, इनको भी पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अब जो लिवर है ना, वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी में। आपको इमेज दिखाती हूँ एक मिनट। यहाँ पे आप देख रहे हो लिवर कितना बड़ा है। एक मिनट में आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। मैंने ब्लू लाइंस बनाई है ना, उसके अंदर आपको एक रेड कलर का ऑर्गन दिख रहा होगा, वही है आपका लिवर। आप देख सकते हो कितना बड़ा है, ये हमारे स्टमक से भी बड़ा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा ऑर्गन है इसीलिए ऑब्वियसली भी बड़ा होगा। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो हम लिवर की बातें कर रहे थे। The liver manufactures bile which gets stored in the gallbladder. So अब जो लिवर है ना हमारा, वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो कहते हैं मैं इसको स्टोर वोर नहीं करने वाला, अब तुम इसको या तो ऐसी बहने दो या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लो। तो इसको स्टोर करने का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर। फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज एज व्हेन रिक्वायर्ड। अब जब भी जरूरत होती है ये बाइल जो है वो रिलीज होता है। अब आप लोग पूछोगे मैम बाइल करता क्या है, आगे देखेंगे हम, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट से नहीं भटकना है। नेक्स्ट आता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक। अब जो पैनक्रियाज है वो स्टमक के एग्जैक्ट नीचे से है। इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूसेस which contains many digestive enzymes। अब इसके अंदर क्या है, पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत सारे चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की तरह होते हैं। सो चलिए देखते हैं। अभी हम पहले इस फ्लो चार्ट पे आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बाइल जूस क्या काम करते हैं, ठीक है। सो जो बाइल जूस लिवर ने प्रोड्यूस किया है, वो क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं ना उसको स्मॉलर फ्लैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एंड पैनक्रियास के बारे में हमने पढ़ा और ये बोला कि वो पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करता है। तो 3 टाइप के जूसेस को वो रिलीज करता है। एक तो है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा है आपका लाइपेस, और इसमें तीसरा नहीं दिया गया लेकिन एक और होता है, वो है आपका एमाइलेज। सो एमाइलेज नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा, हाँ वो कार्बोहाइड्रेट वाला ना जो हमने ऊपर देखा था सलाइवरी ग्लैंड्स के पास, वो भी सेम यही फंक्शन करता है, वो भी शुगर का ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिन पेप्सिन नाम सिमिलर है, दैट्स वाई वो जो है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो लाइपेस है आपने ऊपर देखा बाइल जूसेस थे, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल फैट
ग्लोब्यूल्स में, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, तो उसको लाइपेज जो है वो ग्लिसरीन में बदल देता है, ठीक है। सो नाउ अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। So small intestine, it is a highly coiled tube-like structure. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा ये coiled टाइप का स्ट्रक्चर है। देखो पहले तो आप यहाँ पे देखो प्रोसेस कैसे होते हैं, आपने देखा वहाँ से कितने सारे डॉट्स आ रहे थे, एंड देन वो जो डाइजेस्टेड फूड है और कितने ज़्यादा छोटे छोटे डॉट्स में कन्वर्ट हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा coiled लाइक स्ट्रक्चर है, इतने सारे कॉइल्स हैं। और मैंने आपसे लास्ट वाले वीडियो में पूछा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तो इतना बड़ा होता है, फिर भी उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इससे इतना छोटा है, फिर भी हम उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ऐसा क्यों? सो आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा, लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। The small intestine is longer than the large intestine, but its lumen is smaller than that of the large intestine. So देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना उसका रेडियस जो है वो छोटा होता है लार्ज इंटेस्टाइन के रेडियस के से, ठीक है, इसीलिए हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का रेडियस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के रेडियस से बड़ा होता है, इसीलिए हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। The small intestine is divided into 3 parts like duodenum, jejunum and ileum. So अब इसके 3 parts होते हैं। सबसे पहले आपका आता है duodenum, then jejunum and then ileum. So अभी हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं bile juices and pancreatic juices के बारे में। Bile and pancreatic juices go to the duodenum through a hepatopancreatic duct. So अब एक duct के द्वारा वो वहाँ जाते हैं, ये bile juices और pancreatic juices. Bile breaks down fat into smaller particles. सब जो large fat globules थे उसको वो smaller fat globules में break down करता है, ये हमने पढ़ा था bile के बारे में। This process is called emulsification of fat. तो हम इस process को क्या कहते हैं? Emulsification of fat. After that, the enzyme lipase digests fat into fatty acids and glycerol. And then उसके बाद जो small intestine का enzyme है lipase, वो क्या करता है? Fat को fatty acids एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड या फिर अमाइनो एसिड्स। सो अब जो ट्रिप्सिन और ये काइमोट्रिप्सिन जो है ये क्या करते हैं, कीमोट्रिप्सिन कह लो, ये अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं किसका, प्रोटीन्स का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। अब हमने यहाँ पे एक और पढ़ा था ना एमाइलीज के बारे में, जो आपको उधर फ्लो चार्ट में नहीं दिख रहा था लेकिन होते हैं, वो क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में। द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनम। अब जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ, वो होता है ड्यूडेनम में आपका। अभी हम जितना अभी तक हमने पढ़ा उसको हम रिकैप करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स को एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर वेली होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे आपने सीलिया देखा है ना, उसी टाइप का ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स के अंदर। और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं फूड का और उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में भेज देते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो कहाँ कहाँ से सीक्रेशन को रिसीव करता है, पहला तो लिवर से, जहाँ से उसे बाइल मिलता है, जो कि बाइल जूसेस मिलते हैं, जो कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और इसी को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एंड देन लिवर के बाद पैनक्रियास भी हमारी हेल्प करता है, जो कि पैनक्रियाटिक जूसेस को सीक्रेट करता है, जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेस और एमाइलीज भी होते हैं। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को पेप्टेन्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड जो लाइपेस है, लिपिड याद करना आप इस वर्ड से, तो वो क्या करता है, फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और एमाइलीज जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। आई थिंक सो अभी तक आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सब क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि हाँ मैम क्लियर है।
So now let us move forward. So अब ये क्या पढ़ रहे हैं मैम हम? नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द जेजुनम। फिर मैम हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? जेजुनम में डाइजेशन नहीं होता लेकिन अब्जॉर्प्शन तो होता है। और हमने क्या क्या पढ़ा था? हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं ह्यूमन बींग्स के, ना कि सिर्फ डाइजेशन प्रोसेस के बारे में। The inner wall in the ileum is projected into numerous finger-like structures called villi. So अब जो inner walls होते हैं ileum के, उसके अंदर villi जो नाम के structures present होते हैं जो finger-like होते हैं स्टीलिया की तरह, ठीक है। Villi increases the surface area inside the ileum so that optimum absorption can take place. अब जो surface area होता है ना, जैसे हम छोटे छोटे pieces में से divide कर देंगे ना, बहुत सारे लाइन से बना देंगे एक चीज के अंदर, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सो वेली भी यही काम करता है, वो भी उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके, कुछ भी वेस्ट ना जाए, लेकिन वेस्ट तो जाता है। मोरओवर Willi also reduce the lumen of the ileum so that food can stay for a longer duration in it. अब वो क्या करता है, उसका डायामीटर जो है ना, या फिर रेडियस कह लो, उसको भी कम कर देता है, जिसकी वजह से जो फूड है उसके अंदर ज्यादा टाइम तक रह सकता है। For optimum absorption, so इससे भी absorption जो है वो ज़्यादा हो सकता है। Digested food is absorbed by villi. अब जो है villi जो है उसको absorb कर लेता है and then हमारे blood vessels में भेज देता है। अब इतना कुछ हो गया, फिर मैम हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? अब्जॉर्प्शन तो खत्म हो गया ना। वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या सिर्फ आप लोग खाते हो, पानी नहीं पीते? पीते हो ना पानी भी, तो उसका भी तो होना चाहिए ना कहीं पे अब्जॉर्प्शन। तो वो कहाँ होता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, लेकिन फिर भी हम उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब्सॉर्ब नहीं हो पाया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। सम वाटर एंड सॉल्ट आर अब्सॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो कुछ ज़्यादातर पानी और सॉल्ट वगैरह जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा अब्सॉर्ब होता है, लेकिन उसमें कोई विली जैसी चीज़ें नहीं होती। After that, the undigested food goes to the rectum from where it is expelled out through the anus. अब जो undigested food बच गया वो रेक्टम में चला जाता है एंड देन उसके बाद वो एनस से हमारी बॉडी से निकल जाता है रोज सुबह सुबह, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब्स एक्सेस ऑफ वाटर। सो देखो यहाँ पे अब्सॉर्ब पे पता नहीं क्या ही लिख दिया है, स्पेलिंग रॉन्ग है, बट ये वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, इसको आप सही कर लेना। The rest of the material is removed from the body via the anus. तो अब इसके बाद जो बाकी का जो बच गया मटेरियल अनडाइजेस्टेड रह गया वो हमारे एनस से निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। सो प्रोसेस शुरू हुआ हमारा इंजेशन से और खत्म हो गया इजेशन पे। सो अब हम इसका भी एक वीडियो फॉर्मेट में देख लेते हैं। देखो यहाँ कैसे फूड जा रहा है कोलोन से, H2O को अब्जॉर्ब किया, कुछ विटामिन को मैन्युफैक्चर किया, म्यूकस को प्रोड्यूस किया एंड देन रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए उसको एनस में भेज दिया। यही चीजें कर रहा है ये। सो इसी के साथ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स होता है खत्म। सो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। लेकिन एक मिनट, वीडियो कैसा लगा आपको ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।